ओके, तो आई होप मैं सबको ऑडिबल हूँ और शिवानी आपको कुछ पूछना था क्या? आप चैट में हेलो लिख रहे हो, तो पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है तो। मैं ऑडिबल हूँ ना सबको? यस सर। ओके। हाँ, तो जवाब देते रहो। देखो, ये सिलेबस है, न्यू सिलेबस है। ये वेबसाइट जो है आपका, उससे मैंने डाउनलोड करके ड्राइव में अपलोड किया हुआ है। आपके पास भी एक्सेस है इसका। तो ये जो सिलेबस है एक्चुअली, जैसे आपको पता ही होगा इस एग्ज़ाम के बारे में, कि there will be one question paper which will have 100 questions and all question will be compulsory. The question paper will have two parts, part A, part B. Part A will have 25 question based on the language, comprehensive verbal ability, general awareness and mathematical quantity ability. And part B will have 75 question based on subject specific knowledge. इसमें मैथ स्टैट से क्वेश्चन होंगे 75 में, और 25 क्वेश्चन जो है उसमें वो होंगे। अभी हम एक बार सिलेबस कवर कर ले, फिर हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर, जो सी यू का पेपर अभी था, जो लास्ट ईयर हुआ है, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पार्ट ए तो हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट ए में मेरा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत, उससे डिसाइड कर सकते हैं। पार्ट बी वो है। सो शिवानी कह रही है नो वॉइस। बाकी लोग और कोई है जिनको वॉइस नहीं आ रही है, या सिर्फ शिवानी के साथ प्रॉब्लम है? आ रही है सर। बाकियों को आ रही है। आप एक बार साउंड बढ़ा के देखो शिवानी। अब साउंड बढ़ा के देखो। या कुछ आपके फ़ोन से वैसा होता है, ऊपर ऑप्शन रहता है, देखो एक बार ठीक से ज्वाइन करके। बाकी लोगों को तो ऑडिबल हूँ मैं। तो सिर्फ शिवानी को आई थिंक प्रॉब्लम है। तो ठीक है, तो ये सिलेबस एक बार हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसे ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स है सी यू 2023 के लिए। कोड पिछले बार कोड आई थिंक था 29 एंड में था। क्या आप लोग को याद है? जो पेपर है एक्चुअली उसमें 29 लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और इस बार कोड 27 है। ये सुनो, कुछ याद है आप लोगों को? यस सर। हाँ, पिछले बार पेपर अगर आप देखोगे, सी यू 2022 वाला पेपर देखो, वहाँ पेपर में क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 29 मेंशनड है। लेकिन इस बार का सिलेबस है, तो इस बार कोड इनका 27 है स्टैटिस्टिक्स का। 29 कुछ और है, कोई समथिंग दूसरा सब्जेक्ट है। तो इसमें सिलेबस क्या है आपका? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा था। यहाँ क्या है, बस आपको जानना है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होता है, कंपैरिजन करना है। फिर रूट एंड रेशियो टेस्ट है, तो कंपैरिजन टेस्ट हो गया, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस। मतलब मेनली चार चीज़ें पढ़नी है आपको। कन्वर्जेंस का मतलब समझना है क्या है, फिर आपको डिफरेंट टेस्ट लगाने हैं कन्वर्जेंस के लिए सीक्वेंस में। ये तो बहुत ईजी सा हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल तो वही है जो क्लास 12 में आप पढ़े थे, ऑलमोस्ट वही है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी। टू वेरिएबल आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, या अभी हम पढ़ेंगे। रोज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन एंड टू वेरिएबल। तो ये सब मैं कराऊंगा, सीक्वेंस से भी कराऊंगा, ये सब कराऊंगा अभी पर स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कंप्लीट करके। इंटीग्रल कैलकुलस, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वो जो आप 12th में था। एंड है ना, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी में एफ बी माइनस एफ ए होता है, वो है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो वही एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, ये सब निकालना, आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। फिर मैट्रिसेस में क्या है, रैंक क्या होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, आइगन वैल्यूज, आइगन वैक्टर्स का क्या होता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या है। तो ये रियल उस पे ही है, कॉम्प्लेक्स पे होता है हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये सब आता, बट ऐसा है नहीं। रियल मतलब एलिमेंट्स रियल स्पेस पे ही है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म दिस। ओके, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट ऑर्डर अभी है ना, ये है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब सेकेंड, ये भी बहुत इजी, दो ही टॉपिक मेनली है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब फॉर्मूला है जस्ट। मीन, मीडियन, मोड जानना है, डिस्पर्सन क्या होता है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस क्या होता है, फॉर्मूला है।
elementary analysis of data. So axiomatic definition of probability and properties, conditional probability, multiplication rule, theorem of total probability, Bayes theorem, independent of events. तो ये हमने डिस्कस अभी नहीं किया, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। तो जो 24 लेक्चर्स हमने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, जो कि पब्लिक नहीं है, सब लोग नहीं देख सकते, जिनके पास लिंक है वही देख सकते हैं। तो आपके पास लिंक हमने दे रखा है ग्रुप में, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको एक्सेस कर पाओगे। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है हमने रैंडम वेरिएबल से, कि पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट, मोमेंट फंक्शन, चेबीशेव इनइक्वालिटी। फिर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, बाइनोमियल क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल क्या है, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, नॉर्मल, पॉइसन एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर एंड पी एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर जॉइंट, मार्जिनल, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, प्रोडक्ट मोमेंट्स, कोरिलेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये बाकी है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक बार हम डिस्कस करेंगे, अभी बाकी डिस्कस किया हमने। इंडिपेंडेंस ऑफ आगे इनका गायब ही हो गया, ये आगे होगा इंडिपेंडेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, है ना। इन्होंने कैसे बनाया सिलेबस, ये मैंने प्रिंट गलत किया है, तो एक बार देखना पड़ेगा ना, तो उसमें देखना पड़ेगा कैसे है। सो इसमें है इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर है आगे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो है, और यही है फाइनाइट वेरिएंस केस ओनली। उसके बाद यहाँ से अभी कर रहे हैं हम, तो जो लेक्चर 23 हमारा है वो अनबायसनेस से स्टार्ट होता है। अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो यहाँ तक हमने किया है, एस्टिमेशन में यहाँ तक किया। अभी मैं स्टार्ट करूँगा सफिशियंसी एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम से। तो इससे पहले हमने अभी क्या किया, 7th, 8th, 9th और 10th ये वाला किया है। अभी सफिशियंसी और फैक्टराइजेशन थ्योरम करेंगे, कंप्लीटनेस करेंगे। तो ये एक बार डिस्कस करते हैं, और कुछ डाउट है तो आप पूछिए। तो यहाँ तक ओके है ना। सो हमने अभी तक जो सिलेबस का सेक्शन, एक मिनट, तो वो जो सिलेबस है आपके पास, शिवानी अब ऑडिबल हूँ आपको कि नहीं? अभी ओके है? जिनको दिक्कत हो रहा है, शिवानी को दिक्कत हो रहा था ना, सो आप एक बार चैट में बताओ कि अब ऑडिबल हूँ कि नहीं, या अभी भी नहीं ऑडिबल हूँ। शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। ओके, नाउ इट इज़ फाइन। ओके फाइन, तब ठीक है फिर तो। चलिए, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सो सिलेबस के जो पॉइंट हमारा है ना 7, 8, 9 है, वो हम कर चुके हैं। 10th वाला करेंटली चल रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अभी किया है अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, ये लेक्चर 23 में आपको मिलेगा कि अनबायस्ड क्या है ना। लेक्चर 23 और लेक्चर 24 दो हुआ है। सो 25 लास्ट क्लास में कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम आ गया था। सो अनबायस्ड एंड क्या क्या डिस्कस किए जो भी सिलेबस में है ना। कंसिस्टेंट, फिर आगे क्या था, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है ना, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ये डिस्कस कर चुके हैं। सो ये तो अब लेक्चर 25 आज है, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करते हैं सफिशिएंट एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। चलिए, तो कोई मुझे बताइए अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ आप। इसमें अगर कोई डाउट है, अगर आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया तो आप पूछ सकते हो। कुछ डाउट है किसी को? यस शिवानी, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया है, तो कुछ पूछना है क्या? ये चैट में लिख सकते हो। हेलो सर। यस यस, पूछिए आदित्य, हाँ पूछिए।
सर वो हमारा जो गामा का पीडीएफ है, तो उसमें कैसे एमएल निकालें, क्योंकि जब वो फंक्शन एक गामा फंक्शन आपकी वॉइस मुझे ऑडिबल नहीं है, बाकी लोग सुन पाए क्या, क्या चाह रहे हैं? नो सर। हाँ, वो कुछ वॉइस में दिक्कत है। आप पूछ रहे शायद गामा में एमएलई कैसे निकालेंगे, गामा पीडीएफ में। लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी लिखाया था मैंने, गामा 7 कॉमा बीटा इस तरह से। उसी का बताना है, चलो मैं करा देता हूँ। देखो, तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तो एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था कि लाइक एक्स इज गामा 7 कॉमा बीटा, ठीक है, ये है। और इसका पीडीएफ एक्चुअली आप लिखेंगे, सो मैं लिखूंगा 1 गामा 7 बीटा की पावर 7 एक्स की पावर 7 माइनस 1 जो कि 6 हो जाएगा, ठीक है ना। सो एक्स की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा, तो एक्स मोर देन 0। ठीक है ना। अब इसमें आपको फाइंड करना है क्या, बीटा का एमएलई। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो आप, मैं क्वेश्चन, ये तो मैं वो लिख दिया कि लेट x1 x2 xn बी, ऐसे क्वेश्चन लिखाया होगा। सो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन 7, कि दिस बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम गामा 7 कॉमा बीटा। तो इसमें था फाइंड एमएलई ऑफ बीटा। ठीक, ये क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। इसका अगर आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा, तो पहले आप इसका लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड, देखो इसमें एक ही पैरामीटर बीटा है, तो जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करो तो बीटा के टर्म में आएगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ x1 x2 xn। इसी को शॉर्ट में आप लिखते हैं, जब चूंकि इंडिपेंडेंट है तो जॉइंट को हम प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल से लिख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स आई हो जाएगा, आई फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से। तो यहाँ से आप पुट कीजिए उसको, सो प्रोडक्ट हो जाएगा आई फ्रॉम, तो ये आपका हो जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ बीटा, प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n, और 1 अपॉन गामा। अच्छा, गामा 7 कितना होता है तुम लोग बताओ, मैंने लिखा था ना गामा 7, दिस गामा 7 इज इक्वल टू व्हाट, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। सो गामा 7 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल, और बीटा की पावर 7, फिर होगा ई की पावर, या ई की पावर बाद में लिखा, एक्स की पावर, मतलब एक्स आई यहाँ लिखना है क्योंकि यहाँ एक्स आई है इसीलिए। तो एक्स आई की पावर था आपका 6, और ई की पावर माइनस एक्स आई अपॉन बीटा, यही है। इस पे आपका लगा हुआ है प्रोडक्ट बाहर आई पे, तो बीटा की पावर 7 है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1/6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720। बताओ 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है। यस सर, 720। ओके, तो ये जस्ट हो जाएगा 1/720 इसकी पावर n, फिर 1 बीटा की पावर 7 है तो बीटा की पावर 7 n हो जाएगा, पावर 7 हो जाए n हो जाएगा जस्ट। अब ये एक्स आई है तो यहाँ प्रोडक्ट ही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n। ये तो यहाँ 6 लगा लो या पूरे पे 6 लगा लो, ठीक है ना, ये हो गया। और e की पावर, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 1/बीटा समेसन एक्स आई, ये होगा। देखो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट अप्लाई किया। अब आपको कोई डाउट है किसी को तो पूछो। प्रोडक्ट हो रहा है I1 इंटू, फिर I2 रखना है, इंटू I3 रखना है, इस तरीके से। सो जहाँ आई नहीं था वहाँ जस्ट प्रोडक्ट हो गया, और जहाँ आई था यहाँ प्रोडक्ट लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे पावर समेसन में चला गया। ई की पावर, ई की पावर जब मल्टीप्लाई करो पावर पावर ऐड हो जाता है। अब देखो मैंने कल बताया था आपसे लास्ट क्लास में कि जब आपको दिक्कत हो तो आप क्या करो, जस्ट इसमें लॉग ले लो। क्या करो, लॉग ले लो। तो स्मॉल एल बीटा, आप एक काम करो, एक लॉग ले लो, लॉग ऑफ कैपिटल एल बीटा, ठीक है। आप लॉग अप्लाई करो, किसी भी क्वेश्चन में यही करना आप। सो यू अप्लाई लॉग, तो लॉग जब लगाओ तो एन हो जाएगा, या माइनस एन लॉग 720। मतलब मैं डायरेक्टली लॉग लगा रहा हूँ, लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी।
और यहाँ से आ जाएगा -7n log बीटा, एंड आगे फिर लॉग लगाओगे उस पर, तो प्रोडक्ट पे लॉग क्या हो जाता है, log a इंटू बी इंटू सी। तो देखो तुम जहाँ समझना है पूछना, तो यहाँ होगा, समीशन सर। हाँ तो ये एक्चुअल डायरेक्टली या तो लिख दूँ या एक स्टेप और लिखूँ मैं, तो ये ऐसा हो जाएगा xi⁴ i फ्रॉम 1 to n, इस पे लॉग लगेगा -1, तो यहाँ प्लस ही लिख देता हूँ, माइनस क्यों, प्लस और दिस, ठीक है ना, मैं लॉग लगा रहा हूँ, जस्ट आई एम अप्लाइंग लॉग, तो ये हो गया 1/बीटा समेसन i फ्रॉम 1 to n, मैंने लॉग अप्लाई किया, आप चेक कीजिएगा, डाउट है तो पूछिए। तो इसके बाद क्या होगा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फिर से, तो स्मॉल एल ऑफ बीटा हो गया आपके पास। सो इसको सिंप्लीफाई, यस यार डिफरेंशिएट करो ना, क्या टेंशन है, इसको बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यू डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट। देखो हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है, हमें मैक्सिमाइज करना होता है, लाइक एमएलई क्या होता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सो हमारा एम है इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट करो। सो स्मॉल एल ऑफ बीटा है, इसको आप डिफरेंशिएट करो बीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक। सो आप डिफरेंशिएट करो बीटा के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी डेरिवेटिव, क्योंकि बीटा तो है ही नहीं, यहाँ पे रहेगा, यहाँ कितना रहेगा, यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा, यहाँ बीटा फंक्शन है एक्चुअली, बीटा वेरिएबल है, मतलब ये बीटा का फंक्शन है, लाइक्लीहुड फंक्शन जो है बीटा का फंक्शन है। सो आप बताओ मुझे, डिफरेंशिएट करो इसको, तो क्या आंसर मिलेगा, -7n/log, इसको डिफरेंशिएट करो बीटा के रेस्पेक्ट में। सो एक तो आएगा -7n/बीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर -1/बीटा, तो 1/बीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/बीटा², तो ये प्लस 1/बीटा² समेसन xi फ्रॉम 1 to n। अब आप क्या करते हो इसके बाद, जब आप इसको जीरो पुट कर दो तो क्या आएगी बीटा की वैल्यू बताओ, किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, उसका डेरिवेटिव करके जीरो पुट कर दिया, हाँ तो बताओ बीटा क्या आएगी, x⁻/7। x⁻/7, यही एमएल है, क्या दिक्कत है इसको, हालांकि मैं चेक करना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम है कि नहीं है, तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो कि आप चाहो तो डबल डेरिवेटिव निकाल के देख लो, मतलब अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो आप, हालांकि आंसर यही होगा, आप डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव ऑफ एल बीटा, और चेक करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस क्वांटिटी, इस कंडीशन में ये आपको मिलेगा, उसमें मैक्सिमम चाहिए तो नेगेटिव आएगा, चेक करके देखो आप। तो ये मतलब ये क्यों है, ये मैक्सिमा की कंडीशन बताएगा, इसीलिए कि यहाँ से मैक्सिमा मिल रहा है, तो यही आपका आंसर है कि बीटा कैप इज x⁻/7। सो ये क्लियर है कैसे फाइंड करना है मेरी गामा फंक्शन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में, जिनका डाउट हो बताओ। ओके है ना, ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, तो ये एमएलई में दो तरह के क्वेश्चन है, एक होता है जहाँ सपोर्ट पैरामीटर से फ्री है, और एक जहाँ सपोर्ट में पैरामीटर होता है, सपोर्ट में पैरामीटर उसका अलग तरीका होता है, हालांकि वहाँ भी मैक्सिमम मिनिमा ही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसको वहाँ पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसी इंटरवल पे हम देखते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम कब है, और इस तरह क्वेश्चन डायरेक्टली बीटा फंक्शन डिफरेंशिएट किया, जीरो पुट कर दिया, जो पैरामीटर की वैल्यू आई वो एमएलई है। सो किसी को डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सफिशिएंट की तरफ, अगर कोई डाउट है किसी को, किसी भी जो पहले टॉपिक पढ़ा रखा है तो आप पूछो। तो मैं सफिशिएंसी से स्टार्ट करता हूँ ना, अब बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए मैं बोला प्रसन्ना साहू वाली बुक जो है ना, एक बार ढंग से आप करो, पहले ढंग से क्या करो, एक एक लाइन पढ़ो उसका, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक एक साइज सॉल्व करो, उसी में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सीयूटी में उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो सिर्फ प्रसन्ना साहू वाली बुक ही आप कर लिए सिलेबस से मैच कर करके स्टैटिस्टिक्स के लिए तो काफ़ी है, बाकी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अच्छे रैंक लाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ स्टैट्स पढ़ने से आपके एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैथ्स भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि स्कोर आपके हाई आए तो अच्छे रैंक आए। वो तो मैं करा दूंगा एंड में, अभी मैं टॉपिक रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चंस, तो
लेकिन प्रसन्ना साहू वाली बुक एकदम सही से फिनिश करो। जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट किया है, तो मैं बस यही कहूँगा रैंडम वेरिएबल वहाँ किस कौन से चैप्टर से स्टार्ट होता है। सो इसमें जो स्टार्ट है आपका चैप्टर 3 से स्टार्ट है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखना सिलेबस जो है वही पढ़ना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना, सिलेबस से मैच करके। एक्स्ट्रा भी है बुक में। तो अभी जो मैं करा रहा हूँ चैप्टर 16 है, ठीक है ना। अभी आज जो कराऊंगा, लास्ट क्लास में जो कराए थे वो 15 था। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर 15 चैप्टर था प्रसन्ना साहू वाली बुक में। तुम्हें थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अगर मेहनती हो तो होमवर्क तुम्हारा ये है कि जो प्रसन्ना साहू वाली बुक है, बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक का नाम है। गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, पता होगा ही आप लोग, मैंने ड्राइव में भी अपलोड कर रखा है। इसका बुक का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो जितना मैंने अभी तक कराए हैं उसमें चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 16 तक, चैप्टर 3 से 16 करने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये नहीं पूरा बुक रट जाना है, जो है सिलेबस में वही पढ़ो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस से मैच करो टॉपिक, फिर देखो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। चैप्टर 3 से 16 आप करो। 16 मैं अभी करा रहा हूँ। सो अभी 16 करा रहा हूँ, लास्ट क्लास में 15 कराए थे। अब बहुत छोटे छोटे चैप्टर से मैं बना रहा, टॉपिक वाइज चैप्टर को बांट रखा है, तो इतना ही समझना, इतना सारा चैप्टर है, 1-2 घंटे में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे रैंक लाने हैं तो करने पड़ेगा। सो करो, फिर डाउट मुझसे पूछो, ठीक है। इसको आप फिनिश करो पहले। अब चलो थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो हमारा काम क्या देखना है, सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है, ये ना, कि सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है। तो सफिशिएंट के लिए तो अनबायस्ड हमने किया ही था, और कम अनबायस्ड किया हमने, फिर हमने किया था कंसिस्टेंट एस्टिमेटर किया। अब उसके बाद देखना है सफिशिएंट एस्टिमेटर, है ना। सो अच्छा, इफिशिएंट भी किया था कि जिसकी वेरिएंस कम है वो इफिशिएंट है, तो इस तरीके से। और सो एम इसी में है सर, हाँ। तो अब तुम्हें देखना है, तुम लोग बताओ किसी को आइडिया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो हाउ डू यू डिफाइन सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सफिशिएंट एस्टिमेटर। सफिशिएंट एस्टिमेटर, सो हाउ डू यू डिफाइन। सो मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि लेट x1 x2 डॉट 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 be a random sample from population। मान लो fx है ना, यहाँ x कॉमा थीटा है, मतलब विथ है ना, तो इसके अंदर क्या है, वेयर थीटा इज अननोन पैरामीटर, अननोन पैरामीटर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि थीटा इज अननोन पैरामीटर। अब कोई एस्टिमेटर है, मान लो लेट टी है, तो एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटर का डेफिनेशन मैंने बताए थे कि एस्टिमेटर क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है फ्री ऑफ पैरामीटर। सो टी इज लाइक फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 अप टू xn, ये मतलब इसमें कहीं थीटा नहीं है। दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ। मतलब तुम्हें से कोई बताओ, पहले डेफिनेशन बताओ क्या होता है सफिशिएंट एस्टिमेटर। डेफिनेशन क्या है सफिशिएंट एस्टिमेटर का। सर इसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो सारी इंफॉर्मेशन वही अवेलेबल हो। ओके, ठीक है, तो इसके मतलब इसके पास पैरामीटर का नहीं और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगा, बट मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए सफिशिएंट, अगर इसकी वैल्यू तुम्हें पता है तो मतलब पैरामीटर से फ्री हो जाएगा। ओके, तो मतलब हाउ विल यू डिफाइन मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे।
सर उसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फ्री फ्रॉम द पैरामीटर रहेगा। यस यस, तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है, हालांकि इसको हम यूज़ नहीं करते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन थ्योरम काफ़ी है, वो भी इफ एंड ओनली इफ होता है। तो ऐसे जो डेफिनेशन है वो यही कहता है। तो जैसे सिंपल ये कहना चाहता है कि जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं ऐसा लिखूं कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन, जो भी एस्टिमेटर है टी, मान लो गिवन टी इज इक्वल टू टी, इज फ्री ऑफ पैरामीटर, इज फ्री ऑफ पैरामीटर। मतलब क्या है मैथमेटिकली, मतलब ये हो गया दैट इज, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालो x1 x2 xn गिवन t इज इक्वल टू टी, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल पीडीएफ लिख रहा हूँ। सो दिस इज फ्री ऑफ पैरामीटर थीटा। सो अगर फ्री ऑफ पैरामीटर हो गया तो हम बोलेंगे टी जो है वो सफिशियंट एस्टिमेटर है। मैं एक क्वेश्चन डेफिनेशन से करके दिखाता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन थ्योरम से करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, मान लो सिंपली मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ कि ऐसा कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली थीटा, बर्नौली पैरामीटर थीटा है। ओके, अब आपको मान लो मैं पूछूं कि क्या t इज इक्वल टू समेसन एक्स आई दिया मैंने आपको, अब पूछूं कि इज इट सफिशिएंट एस्टिमेटर और नॉट, सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा और नॉट, ये आपको बताना है चेक करके। तो आप क्या करोगे, तो पहले तो अच्छा ये डिस्क्रीट है, यहाँ देखो यहाँ मैंने एफ लिखा मतलब पीडीएफ लिखा है, तो डिस्क्रीट में क्या होगा पीएमएफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो डिस्क्रीट में आपके पास पीएमएफ रहेगा। सो मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ इसमें पहले, ठीक है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो पहले तो आप बताओगे कि बताओ क्या होता है पीएमएफ, पहले तो इसका बताओ, जो ये हमारा पॉपुलेशन है इसका पीएमएफ क्या होता है, बर्नौली थीटा कोई मतलब बताओ मुझे। पीएमएफ क्या लिखते हो तुम लोग, बर्नौली थीटा को पीएमएफ नहीं पता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। p to the power x1 minus p to the power 1 minus। हाँ वैसे फॉर्म में लिख सकते हो, या सिंपली आप जानते हो कि एक्स बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी पी होती है और एक्स बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होती है। तो ये तो पता ही होगा ना, बताओ तो मुझे समझ आए कि आपको आता है कि नहीं आता है, और एटलीस्ट एक बार दिमाग पे जोर डालो ना कि क्या होता है। तो वैसे आप डायरेक्टली बता सकते हो ना कि सिंपली जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी p है, या यहाँ थीटा लिखा हूँ मैं तो थीटा है, और जब x की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस थीटा है। तो या दूसरे फॉर्म में इसी को आप देखोगे ऐसा लिखा रहता है, एनसीआर करके लिखेंगे ना सर इसमें, यस वो एनसीआर पी बाइनोमियल, रेज़ टू पावर क्यू। हाँ वो आपके तब होंगे जब बाइनोमियल होगा, यहाँ बर्नौली है। सो सर तो बाइनोमियल थ्योरम भी तो बर्नौली पे ही बेस्ड होता है ना, बर्नौली यस ट्रायल्स पे ही बेस्ड होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बर्नौली का सम बाइनोमियल होता है। तो आपसे पूछा जाए कि बर्नौली एक्स अगर बर्नौली है तो इसका पीएमएफ क्या होगा। पी रेज़ टू पावर एन 1 माइनस क्यू रेज़ टू पावर, सेम यस नहीं होगा यस सर ये पीएमएफ ऑफ बाइनोमियल ही यस होगा। यस यस, आप एन को 1 रख दो तो बाइनोमियल का जो पीएमएफ है ना उसमें एन की जगह 1 रख दो, आपका वही आएगा एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हो। तो जो बाइनोमियल का पीएमएफ है ना उसमें एन की जगह 1 रख दो आप, तो ये आ जाएगा। अब वहाँ था एन सी आर, तो एन को 1 रखना है आपको, और हाँ आर 0 1, तो उस तरह से तो एन को 1 रख दो तो वो 1 हो जाएगा। तो पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स, तो पी की जगह यहाँ मैंने थीटा ले रखा है, अब पी भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं पी भी ले सकता था, तो मैंने पी की जगह ठीक है थीटा सर। ले रखा है। यस यस, सो इस तरीके से। और x की वैल्यू बाइनोमियल में बर्नौली में क्या होती है, तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, यही है कि बर्नौली में जो x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। सो ये आपके पास अभी मैं लिख दिया जस्ट बर्नौली का पीएमएफ,
वो लिखा मैंने। अब मुझे क्या डिसाइड करना है, तो हमारे पास एक रैंडम सैंपल है, तो मुझे डिसाइड करना है अभी, मैं डेफिनेशन को वेरीफाई करो, एग्जाम में आप ऐसे मत करना, एग्जाम में तो हमारे पास तरीके होंगे। सो अभी जस्ट मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। सो अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करो, या सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ, आज देखो। सो अगर आप जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट फाइंड करोगे, x बराबर x1 कॉमा n है ना, x1 बराबर x1, x2 बराबर x2, इस तरीके से xn बराबर xn, ये जो आपके पास है, तो ये क्या लिख रहे हैं हम, ज्वाइंट पीएमएफ लिख रहे हैं x1 से xn तक का, ये ज्वाइंट पीएमएफ है। तो चूंकि आप जानते हो कि ये इंडिपेंडेंट होता है, तो आप इसको ऐसे प्रोडक्ट में लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स आई इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आई फ्रॉम 1 टू n, इस तरीके से। सो आई फ्रॉम 1 टू n, तो इस तरीके से कैपिटल एक्स आई इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आई फ्रॉम 1 टू n, ये तो ज्वाइंट हो गया है ना। सो अब मुझे क्या लिखना है, ज्वाइंट कंडीशनल लिखना है हमें। यहाँ क्या था डेफिनेशन, कंडीशनल है ना, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, देखो अब मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, xn इज इक्वल टू xn गिवन t इज इक्वल टू t। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे डिसाइड करना है। सो ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, सो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x2, ये एक उसमें रहेगा, xn इज इक्वल टू xn, एक तो ये रहेगा ही, इंटरसेक्शन t क्या था आपका, t समेशन था दिस। देखो सिंपल मैं लगा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी a गिवन b वाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अपॉन प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू t। तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि ईच एक्स आई बाइनोमियल बर्नौली था, तो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पहले t का ही डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मिटा देता हूँ, तो ज्वाइंट देख लिया आपने। t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू t कितना होगा, तो बताइए मुझे। बायनोमियल होगा सर। यस बाइनोमियल होगा, पैरामीटर क्या रहेगा, देखो समय से आपको पता होगा, पैरामीटर एन थीटा, यस एन थीटा हो थीटा, जाएगा हाँ सर। एन थीटा है ना। जैसे बाइनोमियल क्या होता है, एन कॉमा पी, तो ईच एक्साइज बर्नौली, सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल, तो मुझे टी का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था, टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होगा बाइनोमियल एन कॉमा पी, पी की जगह मैंने थीटा ले रखा है, तो यहाँ हो गया बाइनोमियल एन कॉमा थीटा, तो ये हो गया एन चूज टी, ठीक है ना, ये एन सी आर, आर की जगह यहाँ टी है, एन सी आर पी की पावर आर, तो आर की जगह टी रख रहा हूँ, 1 माइनस पी की पावर एन माइनस आर। सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन किसका आया, टी का, जहां टी की वैल्यू क्या हो सकती है, टी कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 अप टू n, ठीक है, इस तरीके से। सो इस तरीके से हमारे पास टी है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा आगे, अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या जरूरत, देखो पहले तो आपको देखना पड़ेगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पता है मुझे, डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, एक्चुअली आपको पता है ना, ईच एक्साई को आप, ये टी क्या है यहाँ पे, आप समझ पा रहे हो टी क्या है आपका यहाँ पे, ये जो कैपिटल टी है ये है x1 से लेके xn तक कैपिटल में, और जो स्मॉल टी है ये स्मॉल x1 से लेके स्मॉल xn तक, तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक्चुअली इसी को यूज करके ये आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ईच एक्स आई यहाँ पे कैपिटल x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, कैपिटल x2, अब देखो कैपिटल एक्स आई क्या रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स आई क्या है, उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, उसकी वैल्यू से 0 या 1 कुछ हो सकती है इस तरह से। तो आप इन्हीं सबको ऐड करेंगे, टी कहाँ से आ जाएगा, ईच एक्स आई का सम है, तो एक्चुअली न्यूमरेटर जो है आप सीधा ये लिख सकते हैं इसको, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 एंड xn इज इक्वल टू xn, और अपॉन प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू t। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो इवेंट है एक्चुअली आप जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल हो जाता है,
ए के अगर बी सबसेट है ए का, डू यू एग्री और नॉट? ए इंटरसेक्शन बी जो है, yes sir. ठीक है ना, तो इसी लॉजिक से, क्योंकि ये जो कंडीशन ये सबसेट ही है इसका, है ना, ये अगर होल्ड करेगा तो ये होल्ड करेगा ही। मतलब यहाँ जो है ना समेशन, एक्चुअली यहाँ पे टी जो है ईच एक्स आई, तो ये एक्चुअली सबसेट हो गया एक्चुअली। ये हालांकि एग्जाम में ये नहीं करना, आपको बस डेफिनेशन से वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। सो अभी बस डेफिनेशन समझाने के लिए, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी x1 इज x1। कुछ पूछना है किसी को? xn इज xn अपॉन, अब देखो आपने अभी लिखा था ये लिख लो, प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू टी की प्रोबेबिलिटी। किसी का माइक अनम्यूट है, आप म्यूट कर लो अभी, जो पूछना हो तो म्यूट अनम्यूट कर लो। सो प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू टी, तो इसका था n चूज टी थीटा की पावर टी 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस टी। अब न्यूमरेटर में आओ, प्रोबेबिलिटी अलग अलग क्यों किया? क्योंकि इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल का मतलब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है। रैंडम सैंपल का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, सो ये हो गया आपके पास क्या, जस्ट थीटा की पावर x1 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस x1, क्योंकि ये बर्नौली है। थीटा की पावर x2 1 माइनस थीटा की पावर n 1 माइनस x2, क्योंकि ये बर्नौली है इसीलिए। ये हो जाएगा थीटा की पावर xn और 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस xn एंड अपॉन, यहाँ हो गया n चूज t थीटा की पावर t एंड 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस टी। अब आप बताओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होकर आंसर क्या देगा एट द एंड? टी क्या है पता है ना आपको? यहाँ पर टी क्या बोला था मैंने? वन अपॉन हाँ, वन सी टी। टी क्या होगा? x1 x2 xn ही हो जाएगा। ये स्मॉल टी और कैपिटल टी है, कैपिटल एक्स का कैपिटल xn, इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन लिया हमने, तो इस तरीके से। तो ये जो टी है जस्ट, सो आप देख पा रहे हो क्या, 1 अपॉन एन चूज टी, एन सी आर होता है ना, वही एन सी टी है एक्चुअली। तो इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। अब ये चेक करो, वेरीफाई करो हाँ या ना। थीटा की पावर x1 प्लस x2 अप टू xn तक, जो कि t है, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1 माइनस थीटा की पावर दिस प्लस दिस अप टू दिस, सॉरी यहाँ 1 है, तो इस तरीके से होता रहेगा और कैंसिल हो जाएगा एंड में n माइनस टी से। तो आप चेक करो एक बारी। ओके है ये? तो यहाँ क्या देखा आपने, क्या ये डिपेंड कर रहा है उस पर? क्या ये जो क्वांटिटी है, क्या ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे कहीं भी? हाँ या ना? नो सर, सो नो सर। दिस इज फ्री ऑफ थीटा, और इसका मतलब ये हो गया जो t है मेरा, जो समेशन xi, वो जो है सफिशिएंट एस्टिमेटर है डेफिनेशन के हिसाब से, सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, इस तरीके से है। सो दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा है। ओके चलो आगे काम करते हैं। तो इसी को दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके में क्या है, इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से करेंगे तो वो इजी वे में हो जाएगा। तो अभी आपने देखा डेफिनेशन क्या है, अब जो है हमारे पास एक थ्योरम है, फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो इसी को अप्लाई करना है आपको हमेशा, तो डेफिनेशन पे नहीं जाना। सो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है कि ये सफिशिएंसी चेक करने का एक तरीका है। सो फैक्टराइजेशन थ्योरम का अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, सो व्हाट इज स्टेटमेंट? कोई बताओ आप में से। सो हाउ डू यू राइट फैक्टराइजेशन थ्योरम? सो किसी को आइडिया नहीं है तो देखो, लेट x1 x2 xn
सर एक फंक्शन थीटा पे डिपेंड करेगा, दूसरा फ्री होगा, यस उसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो। यस, लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन, ठीक है ना, विथ अ नोन पैरामीटर थीटा, ओके, with a known parameter theta. So आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट, आपको जो एक लाइक्लीहुड फंक्शन आपको पता ही है, या तो लाइक्लीहुड फंक्शन समझो या जॉइंट समझो, बात बराबर है कि x1 x2 xn ये जो जॉइंट है, सो ये लाइक्लीहुड लिखना है आपको, जो कि प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई है, आई फ्रॉम 1 to n। सो ये जो होगा आपको लाइक्लीहुड फंक्शन एक्चुअली लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ आगे क्या होगा कि इसको आप यहाँ कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करके आएगी ये क्वांटिटी, यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें थीटा हो, है ना, एक्स आई कॉमा थीटा लिख देता हूँ, एक्स आई कॉमा थीटा। सो एन एस्टिमेटर, मान लो कोई एस्टिमेटर है, कोई भी, मान लो टी ले लूँ, चलो टी। सो टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है ना। सो टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ, अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन को ऐसा लिख पाओ, लेट्स से जी ऑफ टी कॉमा थीटा, एक तो ये होगा, और दूसरा होगा इनटू में एच ऑफ जस्ट एक्स, या ऐसा बोलो x1 x2 xn, इस तरीके से। सो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान ये रखना है कि h में कहीं भी थीटा नहीं होगा, और g में t के अलावा कहीं और xi नहीं होगा। तो इसमें आगे लिखता हूँ मैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आप ऐसा लिख पाते हो तो आप बोलोगे कि t जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है, किसका, थीटा का। सो सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। सो यहाँ होगा वेयर h जो मैंने लिखा x1 x2 xn इज फ्री ऑफ पैरामीटर थीटा, एंड जो g है, g जो हमारा लिखा हुआ है, g कंटेन्स बोथ थीटा एंड t, ठीक है ना। एक तो ये है, और दूसरी बात क्या है कि g कंटेन्स ऑल्सो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि g कंटेन्स x1 x2 xn ओनली थ्रू t, ओनली थ्रू t मतलब t के साथ, t के मतलब t मान लो x बार है, तो x बार में कहीं ना कहीं x1 से xn तक का सम अपॉन n है, तो वही रहेगा सिर्फ, उसके अलावा नहीं। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, जैसे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया वही वाला डिस्कस करते हैं फिर से, कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल, मतलब आईआईडी, ये था बर्नौली थीटा, है ना, ये क्या था, बर्नौली। सो बर्नौली थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आप जब लिख रहे हैं ज्वाइंट, आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, सो आप लिखेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, सो प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n, ये कितना हो जाएगा। सो ये हमारे पास आएगा थीटा की पावर एक्स आई इंटू 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स आई। अब इस प्रोडक्ट को ओपन करो, आप जब ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, थीटा की पावर समेसन एक्स आई 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस समेसन एक्स आई। आपको इसमें दिक्कत आ रही थी बताओ, ठीक है ना, थीटा की पावर x1 इंटू थीटा की पावर x2 इंटू थीटा की पावर x3 इस तरह चल रहा है, इंटू थीटा की पावर xn तक, तो पावर पावर ऐड हो जाएगा, सेम 1 माइनस थीटा के साथ है। तो इसको मैं अगले स्टेप में फिर से लिखता हूँ, देखो, तो यहाँ आप लिख रहे हो थीटा की पावर समेसन एक्स आई, समेसन एक्स आई को टी लिख दूँ तो काल में टी लिख देता हूँ, एंड 1 माइनस थीटा यह है n माइनस टी, ऐसा कुछ, टी मैंने अभी मान रखा, ठीक है ना। सो टी मेरा है समेसन एक्स आई, मैं नाम दे दिया टी को, टी एस्टिमेटर है समेसन एक्स आई।
सो इसको ध्यान से फिर से लिख रहा हूँ, आगे देखो, सब ध्यान से देखना। एल थीटा, सो आपके पास कुछ ऐसा है, थीटा की पावर टी, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ उस तरीके से, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस थीटा की पावर एन अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर टी। तो यहाँ हो गया 1 माइनस थीटा की पावर एन इंटू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर टी। अब मुझे बताओ, आप इस थीटा और टी को अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे एक्स का तो कोई फंक्शन ही नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 इंटू 1 माइनस थीटा की पावर एन एंड थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर टी। देखो टी से अगर आपको दिक्कत है, जहाँ जहाँ टी आप समेसन एक्स आई लिखो, ठीक है ना, वो मैं समझाने के लिए जस्ट लिख रहा हूँ। ये तो मैं एक बार दोबारा लिख दूँ, तो ये 1 इंटू 1 माइनस थीटा की पावर एन थीटा अपॉन 1 थीटा की पावर समेसन एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, इसकी पावर है ये ना, सो इसको आप ऐसा लिख रहे हो एच ऑफ एक्स, x1 x2 xn और g ऑफ t कॉमा थीटा। तो बताओ ये t क्या है आपका यहाँ पे, ये समझ पा रहे हो ना, h कौन सा फंक्शन है, h फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये जो h फंक्शन ये 1 है जस्ट, क्योंकि xi है ही नहीं, और ये जो g है ये पूरा आपका दिस फंक्शन है। अब g में क्या है, t होगा और थीटा होगा, कोई xi अकेला नहीं होगा, कोई भी xi अकेले नहीं होगा, तो g में t होगा और थीटा होगा। तो t क्या है आपका, व्हाट इज t, समेशन समेसन एक्स आई। और ये फैक्टराइजेशन थ्योरम कहता है कि दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने लाइक्लीहुड फंक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया, तो थीटा के साथ जो फंक्शन है, थीटा के साथ में क्या है, एक्स आई का टर्म समेसन एक्स आई, ये समेसन एक्स आई जो है सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा फॉर थीटा। हालांकि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट है। तो किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, ये कुछ समझ नहीं आया। एक ही क्वेश्चन किया दो तरीके से, ये क्वेश्चन डेफिनेशन से किया था, यहाँ पे पूरा डेफिनेशन लिखा है मैंने आपको सफिशिएंट का, फिर उस पर वही क्वेश्चन किया मैंने कि रैंडम सैंपल बर्नौली से था, तो उसको डेफिनेशन से करके दिखाया, फ्री ऑफ आ गया, थीटा आ गया था, फ्री ऑफ थीटा। और अब फैक्टराइजेशन थ्योरम लिखाया, इसमें यह है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना है, ओनली एक्स का फंक्शन, और यहाँ पे जी में एक्स आई जो होगा, लेकिन वो टी के रूप में होगा, अकेला एक्स आई का ही नहीं होगा, वो टी होगा वो एक्चुअली। तो वही टी जो है, वही एक्स आई जो जी में अवेलेबल है, वही आपका सफिशिएंट एस्टिमेटर है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, अभी तो क्लियर हो जाएगा, कुछ दिक्कत है तो अभी भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछो। सबको ओके है? तो चलो बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1। सर हम ये सफिशिएंट इसलिए निकाल रहे हैं, वो फैक्टराइजेशन थ्योरम की हेल्प से हम सफिशिएंट प्रूफ कर रहे हैं अब इसमें। यस, इजी रहेगा, अगर डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है, फैक्टराइजेशन थ्योरम बहुत पर इजी सर रहेगा। सफिशिएंट तो वो कहता है कि वो मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, फंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, बट जब हम फैक्टराइजेशन थ्योरम कर रहे हैं तो जो जी है वो तो पैरामीटर में थीटा को कंसिडर कर रहा है। नहीं 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 नहीं, आप डेफिनेशन नहीं समझे। डेफिनेशन है गिवन टी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ थीटा। यहाँ था, वो थोड़ी कह रहा है कि फ्री ऑफ थीटा, एस्टिमेटर थीटा से फ्री है। अब एस्टिमेटर तो कभी भी थीटा कंटेन नहीं करेगा, समेशन एक्स आई में कहाँ है थीटा, इसीलिए तो सफिशिएंट हो रहा है, क्योंकि थीटा और टी को आप अलग नहीं कर सकते। सो मतलब इसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है थीटा के बारे में। ये फैक्टराइजेशन थ्योरम एक रिजल्ट है जो प्रूव्ड है, इसका प्रूफ भी अवेलेबल है। तो इसमें सिंपली ये कहा जाता है कि आप लाइक्लीहुड फंक्शन को लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक में सिर्फ एक्स आई होगा, इसका कोई काम नहीं, यूजलेस है, ये हमारा यूजफुल है। तो इसमें थीटा और टी के साथ जो फंक्शन है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है, इसी को आप यहाँ प्रूव कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं था कि वो फ्री ऑफ थीटा होगा, उसमें ये था कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल x1 x2 xn गिवन t कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ पैरामीटर। सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ मैंने करके भी दिखाया, सेम क्वेश्चन आपको करके दिखाया, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दिस, ये इस तरह से है, ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टाइप का। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वही लगाया मैंने। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ फ्री ऑफ थीटा आया था कि नहीं आया था, यही तो आया था, इसमें कहीं थीटा तो है ही नहीं। तो क्वेश्चन ये था कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn गिवन t, अगर t गिवन है तो वो थीटा से फ्री हो जाएगा, वो हमने दिखा दिया। और फैक्टराइजेशन थ्योरम में ये नहीं कहता है थीटा नहीं होना चाहिए, फैक्टराइजेशन थ्योरम में ये स्टेटमेंट है, ये आपको देखना है कि जी थी थीटा, थीटा के साथ जो t टर्म है दैट इज द सफिशिएंट एक्चुअली,
तो यहाँ कहीं नहीं कहा कि थीटा से फ्री होगा। ठीक है, ओके सर। सो यहाँ बस ये है कि जो टी और थीटा को आप अलग नहीं कर सकते किसी भी हाल में, तो वो जो टी होगा वही सफिशिएंट होगा। जैसे एक दो क्वेश्चन और करके दो, भी क्लियर हो जाएगा। सो मान लो लेट आपके पास रैंडम सैंपल है x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइजन, मान लो पॉइजन से है, पॉइजन थीटा, ठीक। तो आपको क्या करना है, लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइजन थीटा। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। सिंपल, पहले आप ट्राई करके देखो, फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। समेशन xi। तो जिनको समझ आ गया वो क्विकली कर लेंगे, आप करके देखिए। आप इसको आप पहले लाइकली फंक्शन फाइंड कीजिए, फिर फैक्टराइजेशन थ्योरम पे इसको फिट कीजिए। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करोगे। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आई। सो प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आई क्या है, ई की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर एक्स आई अपॉन, देखो अब ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि पीएमएफ क्या है पॉइजन का। तो ये हम पहले कवर कर चुके हैं कि पॉइजन रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ क्या है, बाइनोमियल का पीएमएफ क्या है ना, ये सब आपको। सर समेशन xi आ रहा है इसका आंसर। जी जी जी, करेक्ट है आंसर आपका। तो इसको ब्रेक करेंगे आप, तो ई की पावर माइनस एन थीटा हो जाएगी, थीटा की पावर समेसन एक्स आई ऊपर रहेगी, और नीचे रहेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल। इसका कुछ नहीं कर सकते अभी आप। अब आपको इसको दो फंक्शन बनाने हैं, ध्यान ये रखना है कि एक फंक्शन जो थीटा से फ्री हो, देखो 1 अपॉन प्रोडक्ट एक्स आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई का फैक्टोरियल है हालांकि, और इनटू में ई की पावर माइनस एन थीटा और थीटा की पावर समेसन एक्स आई। अब इसको आप अलग कर ही नहीं सकते, थीटा और एक्स आई को, समेसन एक्स आई को अलग आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो फंक्शन क्या, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे, ये हो गया पहला एच ऑफ x1 x2 xn है इसमें, इनटू दूसरा है जी ऑफ थीटा कॉमा टी। और मैंने कहा था जो जी फंक्शन होगा उसमें थीटा भी होगा टी होगा, उस टी को अलग आप कर ही नहीं पाओगे। सो यू कैन नॉट रिमूव दिस फ्रॉम थीटा। सो वही वाला जो टी है, जो एक्साइज है थीटा के फंक्शन के साथ, वही टी है और वही आपका सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे टी क्या है, तो आपको देखना है कि एक्साइज वाले टर्म जो वही टी होगा, कोई अकेला एक्साइज नहीं होगा। सो हेयर टी यू हैव इज समेसन एक्स आई ओनली एंड दिस इज ओनली सफिशिएंट। सो ये जो है सफिशिएंट एस्टिमेटर है, बहुत ईजी सा है। बस देखना है आपको कि थीटा के फंक्शन के साथ कौन सा एक्साइज के टर्म आ रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। अब कंफ्यूज नहीं हो, कई बार क्या है समेसन एक्स आई को एन एक्स बार लिखा रहता है, तो वहाँ बोल देगा एक्स आई सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। जब समेसन सफिशियंट है तो एक्स समेसन, मतलब अगर समेसन एक्स आई सफिशियंट है तो एक्स बार भी सफिशियंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई एन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं रिमार्क में लिखा देता हूँ कि अगर समेसन एक्स आई सफिशियंट एस्टिमेटर है कि दिस इज सफिशियंट फॉर थीटा इफ एंड ओनली, तो समेसन एक्स बार क्या होता है, समेसन एक्स आई अपॉन एन ही तो होता है, तो ये भी सफिशियंट होगा। दिस इज ऑल्सो सफिशियंट। सो दिस इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर थीटा। ठीक, तो ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें कोई जगह डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में, ये क्लियर है? यस सर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, एक दो और क्वेश्चन करके देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। जिसको भी डाउट आप पूछो, अगर डाउट हो रहा है तो 2 3 4 5 क्वेश्चन करोगे, क्विजली आपको सभी क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक तो चलो वहाँ बर्नौली देख लिया तुमने, पॉइजन देख लिया हमने, और क्या होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल करके देखो। वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैम्पल, या वही बताया ये रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम सैम्पल फ्रॉम exponential with mean from exponential distribution with mean मान लो चलो थीटा है, तो फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अब ट्राई करो पहले खुद से, फिर मैं कराता हूँ। सर इसमें भी समेशन एक्स आई होगा। ओके, ग्रुप में भेज दिया प्रसन्ना साहू। देखो जो बुक भेजा ग्रुप में देवाशीष ने, तो ये आप ढंग से इसी बुक को कवर करो, इतना ही काफ़ी है स्टैटिस्टिक्स के लिए, आपके सिलेबस के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी को एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज रिपीटेडली 2 3 बार सॉल्व कर लो, जब तक एग्जाम कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार भी कर लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए, मैथ्स के लिए फिर डिफरेंट बुक्स बताएंगे अभी। ठीक है, ये समेशन एक्सरसाइज आ रहा है सबका, किसी को डाउट है? हाँ जी, बाकी जो नए लोग हैं उनको दिक्कत है तो बताओ इस क्वेश्चन में। हालांकि ये थर्ड क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ इसको। बर्नौली का पहला था, दूसरा पॉइसन, तीसरा एक्सपोनेंशियल। सिर्फ एक लोगों ने आंसर बताया, बाकी लोग बताइए। ठीक है ना? देखो तो ठीक है ना, सबको क्लियर है ये? सो फर्स्ट यू विल फाइंड द पीडीएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन थीटा लिखा है मैंने, तो ध्यान ये रखना है अगर मीन थीटा है तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे, सो प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n 1 by थीटा ई की पावर माइनस एक्स आई अपॉन थीटा, ये होता है ना पीडीएफ। सो ये हो जाएगा 1 by थीटा की पावर n ई की पावर माइनस 1 by थीटा समेसन एक्स आई। अगेन वैसे ही हो गया ये। सो अब एक्स आई का अकेला कोई टर्म तो है नहीं, तो 1 इंटू ऐसा कर लो 1 by थीटा की पावर n ई की पावर 1 by थीटा समेसन एक्स आई। तो ये हो गया आपका h x1 x2 xn, और ये हो गया g t कॉमा थीटा। तो ठीक है, ये आपका g हो गया, ये आपका h हो गया, h1 है। h से हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है कि एक्स आई के कौन से टर्म से जिसको थीटा से आप अलग नहीं कर सकते लाइक्लीहुड फंक्शन में, वही सफिशिएंट एस्टिमेटर है। यहाँ समेशन एक्स आई है, इसको अलग नहीं कर सकते थीटा से आप। सो t इज इक्वल टू समेशन एक्स आई इज सफिशिएंट। अभी भी किसी को डाउट है आप पूछो, सिंपल लॉजिक है। फंक्शन ऑफ थीटा एंड एक्स प्रोडक्ट में होगा, थीटा एंड टी है ना, एक्स आई का फंक्शन, और टी के अलावा इस जी में कोई दूसरा एक्स आई नहीं होगा। टी के अलावा इस जी फंक्शन में कोई दूसरा एक्स आई नहीं होगा। टी के थ्रू ही एक्स आई हो सकता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होगा? चलिए नॉर्मल लिख देते हैं, क्वेश्चन आइए नॉर्मल। तो अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। सो लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल, चलो एक थीटा कॉमा 1 कर देता हूँ। तो फाइंड सफिशिएंट, 3 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। दूसरा 5वां क्वेश्चन होगा इसी में, सब कुछ सेम सेम रहेगा।
सो अब ट्राई करो पहले ही पांचवें चौथे का आंसर। लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल का मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स फ्रॉम नॉर्मल, मान लो मीन को 0 रख दिया, वेरिएंस को रख दिया चलो सिग्मा स्क्वायर। सो फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो सॉरी सिग्मा स्क्वायर। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले में वेरिएंस कांस्टेंट लिया, दूसरे में मीन कांस्टेंट लिया, तीसरे में दोनों अननोन होगा अब। सो नोन था एक एक, अब अगला क्वेश्चन में दोनों अननोन है। सो लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, दोनों अननोन है, ठीक है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ फॉर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब तीनों सॉल्व करो आराम से कॉन्सेप्ट लगा कर, जो भी आपको समझ आए। गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, अभी गलती करोगे एग्जाम में सही करके आओगे। तो फिर सीख लोगे ना, गलती नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे, फिर एग्जाम में ही गलती होगी सीधा। सर फोर्थ के लिए समेशन एक्सआई होगा। तो फर्स्ट का सम भाई ओके फोर्थ समीशन मतलब हाँ एक्सआई वही, फोर्थ फोर्थ मतलब फर्स्ट। ओके समेसन एक्स आई आया, ठीक है। सेकंड मतलब हालांकि मैंने 4 5 6 लिख दिया, चलो 1 2 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काल 1 2 3 कर दो। सो 1 2 3 कर दिया क्वेश्चन नंबर। सर सेकंड का सिग्मा एक्सआई स्क्वायर है। ओके सेकंड का सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, ठीक है। अभी तो आपने क्वेश्चन लिखा, मैंने आंसर में भी चेक करूंगा अभी जी। सर थर्ड के लिए तो सिग्मा एक्सआई मीन के लिए और सिग्मा एक्सआई स्क्वायर उसके सिग्मा स्क्वायर के लिए। सेपरेटली या जॉइंटली, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सर जॉइंटली। हाँ एक होता है जॉइंटली सफिशिएंट, एक होता है सेपरेटली। सेपरेटली में अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अलग कर पाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो अलग तो साइज नहीं होगा। हाँ तो ये जॉइंटली सफिशिएंट होगा। जैसे पहले वाले में बोल पाएंगे क्योंकि सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक ही पैरामीटर है, तो उसके साथ जो भी टी है एक्साइज के टर्म है वो टी होगा, वो सफिशिएंट हो गया। अगेन दूसरे में सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर के साथ या सिग्मा के साथ तो वो सफिशिएंट रहेगा। और तीसरे में क्या है कि म्यू सिग्मा स्क्वायर दोनों है, तो सर थर्ड वाले में म्यू अननोन है, अननोन है दोनों या फिर अननोन है, सिग्मा अननोन बोथ है? आर अननोन। मैं लिखने का पर्पस मेरा वही है, बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन, इसीलिए दोनों का सफिशिएंट पूछ रहा हूँ ना, दोनों अननोन है। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट होगा। डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्यों? क्योंकि सर एक तो चाहिए एक उसको निकालने के लिए। दोनों अननोन है तो दोनों अननोन चाहिए, क्या मतलब क्यों चाहिए? अगर दोनों नोन हो जाएगा तो एस्टिमेट किसको करेंगे? एस्टिमेट उसको करते हैं जो अननोन होता है। पहले में थीटा अननोन है, दूसरे क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर अननोन है, तीसरे में दोनों अननोन है, तो अननोन को एस्टिमेट करना होता है। तो एक सफिशिएंट एस्टिमेटर कौन सा होगा?
मैं सॉल्व करूँ? देखो, चलो सीधा थर्ड से स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है कि जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सो ये होगा प्रोडक्ट एफ एक्स आई, सो 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। तो यहाँ 1/√2 पाई इंटू सिग्मा, इसकी पावर हो जाएगी n, और e की पावर समेस माइनस हाफ समेसन एक्स आई माइनस म्यू दिस, ये रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 पाई, ठीक है ना, इसकी पावर n, और 1/सिग्मा की पावर n अलग कर देता हूँ, और इसको थोड़ा ब्रेक करो। सो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा, समेसन में अभी है एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ म्यू भी अननोन है। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि इसको ब्रेक करो पावर को। सो 1/√2 पाई इसकी पावर n, 1/सिग्मा की पावर n, अब e की पावर ब्रेक करो उसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप खोलोगे तो a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा, एक तो ये टर्म रहेगा। तो सिग्मा स्क्वायर आएगा उसमें से। ओके, क्या आएगा? अच्छा यहाँ सिग्मा पे, स्क्वायर आएगा सर, और यस स्क्वायर यस, बाहर आएगा। हाँ स्क्वायर बन के बाहर आएगा, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। तो ये स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये सिग्मा जब बाहर आएगा तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर बन के बाहर आएगा। ओके, तो 2 सिग्मा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ई की पावर अगला टर्म जो होगा आपके पास वो प्लस म्यू स्क्वायर रहेगा, तो म्यू स्क्वायर आएगा तो माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। मैं अलग अलग कर रहा हूँ जस्ट, आप इसको खोलो फिर अलग अलग सम करो, तो वही मैं कर रहा हूँ अलग अलग करके। आपको नहीं समझा, मैं लिख के दिखा दूंगा, जो स्पेस नहीं इसलिए मैं इसी में ख़त्म करना चाह रहा हूँ। हमने खोला, फिर अलग अलग मल्टीप्लाई किए टर्म्स को, समेसन तीनों पे लगाए, ब्रेक किया, तो यहाँ एन भी आएगा, आप चेक करो। सो ये म्यू स्क्वायर होगा, समेसन लोगे तो एन म्यू स्क्वायर, तो एन म्यू स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। और चेक कीजिए, आप लोग खुद भी लिख के देखिए, तो क्लियर होगा। सो एन म्यू स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, और लास्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 भी खत्म हो जाएगा। ए बी का मतलब म्यू एक्स आई, और समेसन है इस पे, सो म्यू टाइम समेसन एक्स आई, ये होगा म्यू टाइम समेसन एक्स आई अपॉन सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, आप चेक कर लो। ओके है? आप लोग खुद कैलकुलेशन करके देखो इसका, ठीक है ना, फाइन, ओके। तो देखिए आपको यहाँ पे टर्म है जहाँ वेरिएबल और पैरामीटर साथ है, एक्स आईज और पैरामीटर साथ है, बाकी जगह तो है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो सिर्फ एक्स आई का टर्म ऐसा कहीं नहीं जो अकेला है बिना पैरामीटर के। सो फिर मैं अगले टर्म में लिखूंगा अगले स्टेप में, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि लाइक्लीहुड फंक्शन म्यू और सिग्मा स्क्वायर के टर्म में है 1/√2 पाई की पावर n, 1/सिग्मा की पावर n, ई की पावर था माइनस एन म्यू स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ये ई की पावर में था। सो दिस इनटू, ठीक है ना, और यहाँ से आएगा ठीक है ना, बाकी बचा ई की पावर माइनस, तो ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, या 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स आई स्क्वायर, एक ये है, और ई की पावर आगे है प्लस में म्यू समेसन एक्स आई बाई म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स आई। देख लो, अब देखो ये एक्चुअली एक टर्म रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको आप एक साथ लिखना पड़ेगा, सो यू हैव टू राइट इट टुगेदर। ये क्या है, इसको चलिए देता हूँ मैं, ई की पावर है माइनस म्यू समेसन एक्स आई अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक ना। सो देखो अब ध्यान से, ये क्या है, मैं एच ऑफ x1 x2 xn, यहाँ कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरामीटर नहीं होना चाहिए, एच में कहीं पैरामीटर नहीं होना चाहिए। और जी में क्या है, अब देखो अब ध्यान से, कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं एक्साइज वाले जो टी का फॉर्म लेंगे, तो कितने डिफरेंट टी मिलेंगे आपको यहाँ पे इस जी में, T1 T2 म्यू सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा, सिग्मा विल ऑल्सो वर्क, नो प्रॉब्लम, चेक करो।
तो T1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये टर्म है जिसको T1 बोल सकते हो आप, एक दूसरा ये भी है, क्योंकि ऐसा नहीं एक ही टर्म है। मैंने कहा था कि अगर G में कोई अकेला एक्सरसाइज नहीं होगा, सिर्फ T के थ्रू होगा, तो यहाँ दो ऐसे टर्म्स मिल रहे हैं मुझे, तो T1 T2 हो गया। तो यहाँ जो ये T1 T2 है किस पैरामीटर के साथ, तो T1 मान लो मैं समेसन xi को बोल देता हूँ और T2 समेसन xi स्क्वायर को बोल देता हूँ। सो दिस इज जॉइंटली सफिशियंट, दो है ना इसीलिए, सफिशियंट फॉर पैरामीटर्स क्या है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, जॉइंटली सफिशियंट है दोनों के लिए, अकेला आप नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे। इज इट फाइन? यस सर। क्योंकि म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन हैं, जैसे यहाँ देखो दोनों के साथ समेसन एक्स आई है, यहाँ सिग्मा स्क्वायर के साथ, तो दोनों जॉइंटली सफिशिएंट एक्चुअली। ओके, अब आता हूँ बाकी पार्ट पे। ये किसी को डाउट है तो पूछिए इसमें आप। चलो आगे। सो आगे जो है अब आओ पहले पार्ट पे। देखो पहले पार्ट में क्या कर रहे हैं, जस्ट हम जहाँ पे म्यू है उसको थीटा रखना है, जहाँ वेरिएंस है वहाँ 1 रखना है, यही करना है ना। तो आएगा तो सिमिलर वे में ही, आपका सिमिलर वे में ये लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा, तो मैं ये लाइक्लीहुड फंक्शन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन 1 में जो लाइक्लीहुड फंक्शन आना है बस म्यू का ही आना है, और म्यू की जगह थीटा रखना है क्योंकि सिग्मा को तो 1 रख देना है। तो जहाँ सिग्मा स्क्वायर दिख रहा है इस लाइक्लीहुड फंक्शन टॉप पे जो है, उसमें जहाँ सिग्मा स्क्वायर दिख रहा है 1 रख दीजिए, ठीक। और बच जहाँ म्यू है उसको थीटा रख देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/√2 की पावर n, सिग्मा को 1 रख दिया तो ख़त्म। फिर e की पावर माइनस n म्यू स्क्वायर बाई 2, सो e की पावर माइनस n म्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सिग्मा को 1 रखिए, e की पावर माइनस हाफ समेसन एक्स आई स्क्वायर, e की पावर माइनस हाफ समेसन एक्स आई स्क्वायर, और ठीक यहाँ से आएगा आगे e की पावर माइनस म्यू समेसन एक्स आई, e की पावर माइनस म्यू समेसन एक्स आई, सॉरी समेसन एक्स आई जस्ट। अब देखो इसमें कहीं भी पैरामीटर है नहीं, यहाँ भी कहीं पैरामीटर नहीं, इसको अलग कर लो। सो 1/√2 की पावर n और e की पावर माइनस हाफ समेसन एक्स आई स्क्वायर। अब यहाँ पैरामीटर है तो e की पावर माइनस n म्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की पावर म्यू समेसन एक्स आई, ये है। तो ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन है। सो दिस इज लाइक h x1 x2 xn एंड दिस इज लाइक g, ठीक, t कॉमा जस्ट म्यू। अच्छा मुझे थीटा लिखना था, चलो म्यू के टर्म में लिख दिया, तो कोई नहीं, म्यू तो थीटा समझ लो, तो ये म्यू के टर्म में लिख दिया। अब बताओ क्या मोर देन 1 t दिख रहा है आपको, इसमें एक ही t नहीं दिख रहा है, वो t क्या है यहाँ पे, है ना। यू कैन नॉट सेपरेट म्यू एंड समेसन एक्स आई हेयर, सो दैट समेसन एक्स आई सफिशिएंट। किसके लिए, यहाँ अननोन क्या है, जस्ट म्यू ही तो है, तो फॉर म्यू अलोन। तो अलोन म्यू के लिए समेसन एक्स आई सफिशिएंट है, जब सिग्मा स्क्वायर नोन था तब, है ना। ये कब है, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, जब ये नोन है तब, जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तब, ठीक है। इस तरीके से जब सिग्मा स्क्वायर नोन है, इज इट फाइन, ओके सबके लिए। हाँ ना, बोलो यस भाई। सर। हाँ ओके, दूसरा केस क्या था, तो सेकेंड केस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या है कि जहाँ जहाँ म्यू है उसको मुझे 0 रख देना है। देखो जहाँ म्यू है 0 रख देना है, सिग्मा स्क्वायर रहना है एडिसेस। तो यही चीज़ें मुझे कंटिन्यू करनी है ये वाली, बस म्यू की जगह 0 रख देना है मुझे। सो जहाँ म्यू होगा मैं उसको 0 रख दूंगा। तो देखो, सो म्यू को 0 रखोगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, म्यू को 0 रखोगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एंड बस ये बचेंगे। दिख ही रहा होगा आपको ऐसा आंसर तो, है ना, निकाल ही लिया आप लोगों ने ऐसे तो। सो
सो क्वेश्चन 2 में जो लाइक्लीहुड फंक्शन सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा के टर्म में लिख लो। देखो सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर के लिए सेम क्वांटिटी सफिशिएंट होगी, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। अगर समेशन एक्स आई स्क्वायर सिग्मा के लिए सफिशिएंट है, सिग्मा स्क्वायर के लिए भी होगा, कोई टेंशन नहीं है। सो यहाँ पे 1/√2 की पावर n 1/सिग्मा की पावर n e की पावर माइनस 2/सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर, बाकी सब जीरो हो गया। ठीक, बाकी सब जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि म्यू जीरो था। अब यहाँ से इजीली आप देख पा रहे होंगे दिस इज द फंक्शन वेयर सिग्मा एंड एक्स आई आर देयर। यहाँ भी है ये फंक्शन एक है। सो ये एक फंक्शन जहाँ पैरामीटर है, क्योंकि एच में कभी पैरामीटर नहीं आएगा, एच में कभी भी पैरामीटर नहीं आएगा। सो दिस इज योर एच एंड जी टी कॉमा पैरामीटर, सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर कोई भी एक लिख लो, इट्स नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इज योर टी हेयर, टी आप देख रहे हो समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। और यहाँ पे आपको मैं एक रिमार्क में बता दूँ, ये जो मैं लिखा था तो एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट कर देगा। एग्जाम में अगर ऐसा लिख देता है एक्स बार कॉमा एस स्क्वायर, सो इसी को यूज करके आप एक्स बार भी निकाल पाओगे, एस स्क्वायर भी निकाल पाओगे, इन्हीं दोनों को यूज करके, इसीलिए दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, ठीक है ना। सो आप चाहो तो इसको, इस चीज़ को एस स्क्वायर और इन दोनों के हेल्प से एक्स बार फाइंड कर सकते हो, एस स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, इसीलिए ये भी सफिशिएंट होगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, इस तरह का ऑप्शन होगा एक्स बार एस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या है तो आप सब जानते हो कि एक्स बार का मतलब है 1/n समेशन एक्स आई, जिसको बोलते हैं सैम्पल मीन। और कैपिटल एस स्क्वायर क्या है 1/n - 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, जिसको बोलते हैं सैम्पल वेरिएंस। ठीक है, सैम्पल वेरिएंस इस तरीके से। ओके, सो ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है। आपको किसी को डाउट है तो बताइए मुझे इस तीनों क्वेश्चन में। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे थे, इस तीनों में किसी को डाउट है, कुछ क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर, अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक में हाँ, एक क्वेश्चन था सर बुक में, वो बताना था। या तो स्क्रीनशॉट लेके भेजो, ऐसे लास्ट टाइम कोई बोल रहा था आधा क्वेश्चन बोल रहा आधा नहीं बोल रहा। बुक में फोटो खींच के भेजो क्वेश्चन का या स्क्रीनशॉट। सर मतलब सर छोटी सी लाइन है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है छोटी सी लाइन में बच्चे इनकम्प्लीट क्वेश्चन बताते हैं, फिर वो आंसर नहीं आता। लास्ट टाइम भी देखा था आपने, ऐसे ही हुआ था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 0 थीटा और Okay. सफिशिएंट एस्टिमेट फाइंड करना थीटा के लिए। गुड गुड, ठीक है। चलिए 1 2 आपने अच्छा क्वेश्चन हालांकि पूछा है, ये बहुत सही क्वेश्चन है। सो x1 x2 xn रैंडम, आईआईडी कहीं लिखता हूँ तो रैंडम सैंपल ही है। सो x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा, थीटा मोर देन 0। तो आपको फाइंड करना है सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे अच्छा, हाँ तो ऐसे ही पूछो, अच्छा रहता है। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको बुक में मिलता है, आप पूछो, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछो, उससे क्या उसके थ्रू एक बार डिस्कशन हो जाएगा। सो सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा बताने आपने, सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा बताना है। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। आप लोग सब लोग ट्राई करो पहले। सर इसमें एक्स आई की टर्म तो कोई आएगी नहीं। आएगी, आप ध्यान से देखो, आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, आएगी। आएगी आएगी। कैसे एस्टिमेटर निकलेगा? ये तो अननोन है थीटा, तो कुछ तो एस्टिमेटर जरूर होगा इसका सफिशिएंट होने के लिए। फिर इसमें ऑर्डर स्टैटिक्स का यूज है क्या? यस यस यस, लाइक आप एमएलई निकाल रहे हैं, जैसे आप एमएलई निकाल रहे हैं तो उस तरह का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा।
सर लॉजिक और एक्शन होगा सर। यस यस, तो ये इसलिए बोला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, है ना, बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन मैंने लिखा उसमें पैरामीटर सपोर्ट से फ्री था, ये सपोर्ट पैरामीटर से फ्री था। यहाँ पे क्या है, जो सपोर्ट है इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है। एमएलए में आपने देखा था कि वो क्वेश्चन जिसमें सपोर्ट पैरामीटर से फ्री है तो उसका डायरेक्टली हम लाइक्लीहुड निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देते हैं, आ जाता है आंसर। जिसमें सपोर्ट पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है उस क्वेश्चन में फिर आपको सपोर्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर उसके थ्रू आंसर आता है। तो एक ने तो आंसर बताया, बाकी लोगों को समझ आ रहा है कैसे आ रहा है? नो सर। देखिए चलिए अब करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले पीडीएफ लिख लीजिए इस पॉपुलेशन का। तो ये है 1/थीटा, कब, जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से थीटा। 0 से थीटा। देखिए हमें लाइक्लीहुड में थीटा में इंटरेस्ट रहता है, सो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 1/थीटा, ठीक है, हाई फ्रॉम 1 to n। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है यहाँ पे, मुझे थीटा पे ध्यान है मेरा, सो थीटा इज, क्योंकि ये लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन है, थीटा का ध्यान, थीटा इज मोर देन ईच एक्स आई, यहाँ था ना, क्योंकि थीटा के बारे में सोचना है मुझे, सो थीटा इज मोर देन ईच एक्स आई फॉर ऑल आई। अब यहाँ पे अब जॉइंट वो निकाल रहे हो आप, तो देखो थीटा मोर देन ईच एक्स आई है, तो इसका कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, थीटा मोर देन x1, थीटा मोर देन x2, थीटा मोर देन x3, तो क्या होगा यहाँ पे, थीटा मोर देन क्या हो जाएगा, थीटा सबसे ज़्यादा है ना, थीटा x1 से भी ज़्यादा है, x2 से भी ज़्यादा है, x3 से भी ज़्यादा है, आई कुछ भी ले लो 1 से लेके n तक, थीटा मोर देन x1, थीटा मोर देन x2, थीटा मोर देन x3, इस तरह के थीटा ग्रेटर देन एक्सन। हाँ, तो थीटा मोर देन या इक्वल टू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ इक्वल टू भी लगा सकते हो, यूनिफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। सो वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू xn, इस तरीके से। अब जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे हो, यहाँ तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट सिंपली हो जाएगा 1/थीटा की पावर n, क्योंकि यहाँ आई कहीं नहीं है इसीलिए, सो 1/थीटा की पावर n, कब, जब थीटा मोर देन इक्वल टू है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो आपको देखना है कि क्या इसको आप अलग अलग कर पाओगे, यहाँ पे क्या थीटा और xn को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट में, नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बुक में कैसे लिखा रहता है, तो बुक में इसी चीज़ को वो ऐसे लिखता है, आप देखना बुक में सॉल्यूशन कहीं होगा तो, इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा मोर देन इक्वल टू xn, ऐसा लिखा रहेगा, और यहाँ रहेगा x1 x2 xn। तो इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है, ये प्रोडक्ट में ले आया इसको। अब यहाँ पे आप थीटा और xn को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए दिस आप फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा दो, तो यहाँ क्या हो गया, h x1 x2 xn और g t कॉमा थीटा। तो t क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, व्हाट इज योर t विच यू कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम थीटा, एक्सन। xn, तो xn इज अ सफिशिएंट ऑर्डर, सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ये i क्या है, तो i के बता देता हूँ। इंडिकेटर फंक्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से इंडिकेटर फंक्शन होता है, वैल्यू 1 होगी अगर वो x आपका a सेट में है, 0 होगी अगर x a सेट में नहीं है, ये सिंपल मतलब है इसका। सो i, ठीक है ना, यहाँ x ओवर a, सो 1 0, सो 1 when x belongs to a and 0 when x does not belong to a, तो ये इंडिकेटर फंक्शन है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, फिर से लिख रहा हूँ, ये है 1/थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर, ये जो सेट है वो ये है, जब थीटा मोर देन इक्वल टू xn है तो वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी ना, यहाँ यही है ना, यहाँ भी तो ऐसे ही लिखते हैं हम, इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 अदरवाइज, अगर आप लिखना चाहते तो ऐसा लिखते हैं ना, 0 अदरवाइज, तो वही 0 अदरवाइज चलेगा। तो ये है यहाँ पे x1 x2 xn, इस तरह से समझ लो। सो ये जो आप फंक्शन है आपका यहाँ पे, सो दिस लाइक 1 into कर दो, तो ये 1 है h ऑफ x1 x2 xn, और ये जो पूरा मिल के दिस इज g ऑफ t कॉमा थीटा, इस तरीके से। तो थीटा के साथ यहाँ क्या है xn, तो ये जो t है ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ ऑल x1 x2 xn, क्योंकि यहाँ ऐसा था कि थीटा मोर देन x1, थीटा मोर देन x2, थीटा मोर देन x3, थीटा मोर देन ऑल, तो इंटरसेक्शन लेंगे, थीटा इज जो भी उन सब में मैक्सिमम होगा उससे भी ज़्यादा होगा,
सो थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम। तो nth ऑर्डर स्टैट्स का मतलब पता होगा आपको कि ये मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो यही आपका आंसर है। दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, यही MLE भी होता है, सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये क्लियर है आप लोगों को? तो वैसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे सपोर्ट में पैरामीटर आता हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ उस टाइप का, एक दो करके देखो। अरे एक और ऐसा क्वेश्चन, जी बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है e की पावर माइनस एक्स माइनस थीटा। जी, तो e की पावर माइनस में x माइनस थीटा, यहाँ होगा x मोर देन थीटा, ठीक है। जी। तो जीरो अदरवाइज। चलिए ट्राई कीजिए आप सब लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर, पॉपुलेशन है आपका, मान लो ऐसे लिखता हूँ, लेट x1 x2 xn बी IID रैंडम वेरिएबल फ्रॉम IID फ्रॉम सो दिस बी IID फ्रॉम, क्या लिखूँ, जो PDF है ऊपर, x इन्वॉल्विंग थीटा, इस तरीके से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर x1। हाँ बाकी लोग बताओ। यस यस, x1 होगा ठीक है ना, सबको समझ आ रहा है, उनको आंसर पता चल रहा है देख के ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। सर अगर एक्स की रेंज माइनस थीटा टू थीटा है तो फिर वहाँ पे जॉइंटली सफिशिएंट का क्या? बिल्कुल बिल्कुल, चलो वो भी क्वेश्चन लिख लेते हैं अभी। तो इसको सॉल्व करते हैं, इससे अगला वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा। तो बताओ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया, अब सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। सो पहले इसका कर लेते हैं। आप एग्जाम्स में देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो भी करके देखो, नहीं तो फिर वो भी पूछो। सो प्रोडक्ट ऑफ डेफिनेशन एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स आई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर n थीटा बाहर और e की पावर माइनस समेसन एक्स आई, ठीक है। अब ध्यान रखना, जिन लोगों ने आंसर बताया जल्दीबाजी में भी गलत हो सकता है, देखो। सो प्रोडक्ट लोगे, मतलब मैं थोड़ा जल्दी में, सो ओपन करो इसको, तो ओपन करोगे तो आएगा e की पावर माइनस समेसन एक्स आई माइनस थीटा। तो इस तरीके से अभी वो लिखना बाकी है, ये भी लिखना पड़ेगा। सो एल थीटा अभी आ रहा है, ई की पावर ओपन कर लो उसको, तो ई की पावर एन थीटा ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, कब, जब ईच एक्स आई इज मोर देन थीटा। यहाँ ये कंसिडर करना है, क्योंकि थीटा यहाँ भी है, मुझे थीटा का फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, तो थीटा को छोड़ नहीं सकते हम। सो यहाँ पे थीटा को लिखते हैं, थीटा लेस देन ईच एक्स आई। एक्स आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्स आई है। सो थीटा लेस देन एक्स आई फॉर ऑल आई। तो फाइनली ऐसा कुछ आ गया, लाइक्लीहुड फंक्शन ई की पावर एन थीटा ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, इसको एन एक्स बार भी लिख सकते हैं। अब थीटा लेस देन ईच एक्स आई है, इसका कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, थीटा x1 से भी छोटा है, x2 से भी छोटा है, x3 से भी छोटा है, एंड सो ऑन अप टू xn से भी छोटा है। तो जो उस x1 x2 xn मिनिमम होगा उससे भी छोटा होगा, तो थीटा मिनिमम से भी छोटा होगा, ठीक है। इस तरीके से इक्वल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ इक्वलिटी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वल नहीं लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वांट टू टेक नो प्रॉब्लम। सो इसको लिखूंगा इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब आपको डिसाइड ये करना है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ, सो एच एक्स x1 x2 xn रहेगा, और g, अब बताओ थीटा के साथ साथ कितने t आपको दिख रहे हैं, कि वैसे फंक्शन जिसको आप अलग नहीं कर सकते थीटा से। ये तो थीटा से फ्री है, जिसका टेंशन है ही नहीं, ये थीटा से फ्री है ना, ये तो फ्री हो गया थीटा से, तो कोई टेंशन नहीं है इसका। तो इसको मैं बेटर एंड बेटर अलग अलग पेज पे लिखता हूँ। तो यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं क्या आता है फाइनल। तो
जो मैं कह रहा था, तो यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन जो है हो गया ई की पावर माइनस ए, इसको पहले लिखो समेसन वाले को। सो ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई ई की पावर एन थीटा और इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अब यहाँ पे बताओ, सो ये तो हो गया एच एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ये वाला फंक्शन, क्योंकि इसमें कहीं थीटा नहीं है। अब ये हो गया जी थीटा कॉमा टी कितने हैं, तो एक ही टी है ना, मतलब जहाँ एक्साइज अवेलेबल थ्रू टी ओनली, ये होता है। सो कोई और इस टी के अलावा कोई और एक्साई नहीं होने चाहिए, तो वो टी आपका है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज सफिशिएंट, ठीक है ना। तो अब सही है, मतलब जो बीच में लगा तो कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ अलग भी फंक्शन आएगा, तो एक ही आया, तो दिस इज फाइन। किसी को डाउट है इसमें? इज इट ओके? अरे हाँ ना बोलो भाई, तुम लोग कितना देर करते हो। यस सर। यस सर। यस सर। बताओ इसका आंसर बताओ, यूनिफॉर्म माइनस थीटा प्लस थीटा का। मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स ऑर्डर 1 कॉमा एक्स ऑर्डर n। ओके, जॉइंटली मिलेगा, मतलब ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर, एक ही मिले, अच्छा, एक ही मतलब मिलेगा। मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स ऑर्डर 1 कॉमा एक्स ऑर्डर n। ओके ओके, पहले सब लोग ट्राई करो, देखो करके देखो तो समझ आएगा ना आपको कहाँ डाउट है। जब तक आप सॉल्व करोगे फिर मैं करूँगा, फिर आपको समझ आएगा ओके मैं यहाँ डाउट था, यहाँ प्रॉब्लम थी, तो वो सॉल्व कर पाऊंगा। सर x1 और xn जॉइंटली सफिशिएंट होंगे। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्लास भी है अभी, टाइम कम है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ 8 बजे से। सो अगर मैं जस्ट यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूँ, पहले तो पीडीएफ लिख दूँ इसका, तो जस्ट आप लोग पीडीएफ अगर लिखेंगे, सो एफ एक्स ऑफ एक्स है मेरा 1/2 थीटा, राइट, एंड ईच एक्स आई मोर देन माइनस थीटा लेस देन थीटा, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा थीटा मोर देन 0, इस तरह से है। तो जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे हैं, सो 1/2 थीटा की पावर n आ जाएगी, हमें थीटा के बारे में सोचना है, थीटा मोर देन एक्स आई एंड माइनस थीटा लेस देन एक्स आई फॉर ऑल आई। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा कि 1/2 थीटा की पावर n, थीटा मोर देन ईच एक्स आई है, थीटा मोर देन x1 मोर देन x2 मोर देन xn, सो थीटा मोर देन हो जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम ऑफ ऑल। अब माइनस थीटा लेस देन हर वैल्यू से है, सो माइनस थीटा विल बी लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, ठीक है ना, यहाँ तक देख लो। सो इक्वल लगाना, इक्वल लगाने कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से एल थीटा क्या आया, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या मिला। सो अभी देखो 1/2 थीटा की पावर n, अब थीटा क्या है, मोर देन एक्स एन है, और यहाँ से लेस देन है तो भी मोर देन हो जाएगा, दोनों से मोर हो जाएगा, देखो ध्यान से। सो थीटा मोर देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, थीटा मोर देन माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब थीटा जो है इन दोनों से लार्जर है, तो थीटा मोर देन nth ऑर्डर स्टैट्स एंड थीटा मोर देन माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स। तो इसकी कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, जैसा था ना थीटा मोर देन वन वैल्यू, थीटा मोर देन दूसरी वैल्यू, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, जो भी उन दोनों में से लार्जर होगा उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ आ जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन 1/2 थीटा की पावर n व्हेन थीटा मोर देन मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का, दोनों क्या है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इस तरह से। सो फाइनली आप इसको लिखोगे इस तरह से कि 1/2 थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा मोर देन मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से। सो अब क्वेश्चन क्या है, कैसे लिखना चाहोगे आप लोग?
तो ये कॉमन एस्टिमेटर भी ले सकते हैं या इसी में 2 एस्टिमेटर है, तो आप अगर जॉइंटली लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। सो एच ऑफ x1 x2 xn ये कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और जी ऑफ आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर देखना पड़ेगा ये जिस बुक में वो किस तरह से लिखा है, ठीक है ना। तो जिनके पास ये क्वेश्चन है, अगर कुछ बुक का है तो एक बार चेक करो आंसर क्या लिखा है उन्होंने। सो जॉइंटली भी लिखना गलत नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम ऑफ दिस इज सिंगल, तो भी चलेगा। लाइक अगर कोई इस तरह से लिखना चाहता है, मैं लिख देता हूँ 2 तरीके से। सो दिस कॉमा थीटा, तो कोई ऐसा भी लिखना चाहता है T1 कॉमा T2, तो T1 इज लाइक मान लो फर्स्ट ऑर्डर, T2 इज nth ऑर्डर स्टेप, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट, या दिस इज सफिशिएंट फॉर थीटा, ठीक है, दिस इज सफिशिएंट फॉर थीटा। एंड दूसरा क्या है, मान लो T कोई सिर्फ इतना लिखना चाहता है कि मैक्सिमम ऑफ, क्योंकि इसको T फाइंड करने के लिए आपको दोनों तो चाहिए ही ना, अलग अलग, तो बात तो बराबर ही है, यू नीड बोथ। सो दिस इज सफिशिएंट, दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। देखो इसमें डाउट है तो बताओ किसी को, अभी डाउट है तो। इज इट ओके, यस और नो? यस सर। तो आंसर अगर मैच कर लो बुक से। तो अभी थोड़ा मैं डिनर करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास लूँगा, तो आज मैं यही खत्म करता हूँ। अभी कुछ डाउट है तो पूछो, अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है। तो अभी हमने क्या आज डिस्कस किया, तो आज हमने डिस्कस किया है आपसे फैक्टराइजेशन, सफिशिएंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन, सफिशिएंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन, उस पर एक क्वेश्चन कराए एंड डिस्कस किया फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम ही लगाना है आपको हर क्वेश्चन में, जब भी सफिशिएंट पूछ रहा हो तो फैक्टराइजेशन थ्योरम ही लगाने हैं आपको। तो फर्स्ट सफिशिएंट एस्टिमेटर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम यही अप्लाई करने हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट एस्टिमेटर देखेंगे, जो अगला पार्ट है। इस पे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट एस्टिमेटर में प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, ताकि ये समझने के लिए कि कितना समझ आया। सो फिर से कह रहा हूँ, प्रसन्ना साहू वाली वो ग्रुप में भेजा है किसने, मैंने ड्राइव में रख रखा है, वो करके देख लो। गुप्ता कपूर की बुक है, वहाँ से सॉल्व कर लो आप। गुप्ता कपूर वाली बुक में बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं उसमें, ये कर लो। असाइनमेंट्स ऊपर ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ये बहुत सारी बुक्स हैं, वीके रोयादगी की भी बुक है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है हालांकि, ये सब थ्योरेटिकल है। जैसे कैसेला बर्गर है, ये सब थ्योरेटिकल बुक्स हैं, थोड़े से क्वेश्चंस कम हैं और थ्योरी ज़्यादा है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली ये लोग डील करते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू डील नहीं करते। सो इन दोनों से आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, या कुछ और असाइनमेंट्स मैंने अपलोड कर रखा है ड्राइव में, देखो आप, जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सीट है, आप उसको ट्राई करो। मैं कुछ और अपलोड कर देता हूँ, प्रॉब्लम सीट है उसमें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट से उठाया हमने, बस सीखना ही था ना आपको, उसको सॉल्व करो एंड देखो, डाउट है तो बताओ, ठीक है जी। तो ये मैं भेज दूंगा अभी आपको। आज इतना ही रखें। ओके सर। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन सब। कल क्लास 6 to 8 फिर से होगी, तो आप लोग क्या कीजिए, सफिशिएंट एस्टिमेटर पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। जैम गेट का पेपर भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पेपर ट्राई करो सफिशिएंट एस्टिमेटर बेस्ड। डाउट से आप कल डिस्कस करो। तो चलो आज फिर इतना ही रखता हूँ, एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाकी फीडबैक भी आप दे सकते हो, कुछ ऐसा हो तो यू कैन गिव फीडबैक।